नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में हम बैराठ पढ़ रहे थे और उसमें हमने जो है बैराठ का एक बेसिक परिचय देख लिया था कि खोज किसने की, उत्खनन किसने किया और इसका जो प्राचीनता है वो कहाँ से और कहाँ तक इसका जो काल है वो रहा है, ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था। और फिर किस किस काल में क्या क्या मिले, उनमें से पाषाण काल देखा, ताम्र पाषाण काल देखा और कांस्य काल अर्थात हड़प्पा सभ्यता का काल देख लिया था। उसके बाद कुछ टेक्निकल इश्यू आ गई थी तो क्लास बीच में रोकनी पड़ी थी। तो आज उसी जगह से हम कंटिन्यू करेंगे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो प्रारंभिक क्लासों को ज़रूर देखें, क्योंकि उनको देखने से ही ये क्लासें समझ में आएंगी, वरना चीज़ें ऊपर से निकल जाएंगी। क्योंकि किताबों में मैं देखता हूँ ना कि किताबों में बस राजस्थान के प्राचीन स्थल, ऐसे सभ्यता स्थल लिख के और बस शुरुआत कर दिया। कहीं कालीबंगा पढ़ा रहे हैं, फिर बैराठ पढ़ा रहे हैं, फिर है जो गणेश्वर पढ़ा रहे हैं, फिर है जो बागौर पढ़ा रहे हैं। मतलब कोई विभाजन नहीं किया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर रखा कि कौन सा स्थल ताम्र पाषाण काल का है, कौन सा पाषाण काल का है, कौन सा कांस्य काल का है। कोई विभाजन नहीं कर रखा। कहाँ तक रट्टा मारोगे ऐसे, जब तक आप एक कंसेप्ट नहीं दे रहे, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर रहे विद्यार्थी की, आप क्यों विद्यार्थी को है जो रट्टू तोता बना रहे हो और क्यों इतिहास को बोरिंग बना रहे हो। ऐसे मतलब किताब लिखते ही क्यों है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। ये लोग मेहनत करना नहीं चाहते और बस पुस्तक लिख दी, नाम कर लेते हैं, है ना। तो आप जो है क्रम से पढ़ें, इतिहास का मतलब ही क्रमबद्धता है ना। इतिहास यही तो हमें जीना सिखाता है कि कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज़ को करना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए, एक निश्चित क्रम में करते रहना चाहिए, तो सफलता आसानी से मिल जाती है। हमारा जो जीवन है वो खुशहाल हो जाता है। बाकी नौकरी लेने से जीवन खुशहाल हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन इतिहास पढ़कर यदि उससे हमने ज्ञान प्राप्त किया तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। यही इतिहास की प्रासंगिकता है, यही मानव जीवन की प्रासंगिकता है ना। वरना इंसान में और फिर जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता विद्यार्थियों। तो चलो हम आते हैं क्रमबद्धता के साथ, आप लगातार पढ़ते रहें विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे, हम बैराठ पढ़ रहे थे विद्यार्थियों। क्या पढ़ रहे थे? बैराठ। बैराठ में हमने कांस्यकालीन हड़प्पा सभ्यता तक के साथ पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, वैदिक कालीन साक्ष्य, है ना। वैदिक कालीन साक्ष्य पढ़ेंगे। वैदिक कालीन साक्ष्य में देखो, वैदिक काल को हम दो पार्टों में बांटते हैं विद्यार्थियों। एक बांटते हैं ऋग्वैदिक काल, है ना, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य लिख देता हूं मैं, ठीक है। ऋग्वैदिक कालीन साक्ष्य, इसमें जो हमें मिले हैं, इसमें ये मिलता है जो कौशितकी व गोपथ ब्राह्मण हैं, उसमें ये लिखा है कि एक मत्स्य नामक व्यक्ति ने और मत्स्य जनपद की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये बात हमको लिखी मिलती है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, कौशितकी व गोपथ, कौशितकी व गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ है ये ना। ब्राह्मण ग्रंथ में उल्लेख है कि मत्स्ययन नामक व्यक्ति ने, मत्स्ययन नामक व्यक्ति ने मत्स्य जनपद की स्थापना की थी, ठीक है। ये बात मिलती है हमें कौशितकी व गोपथ ब्राह्मण में विद्यार्थियों। काफी अच्छी बात है, आप याद रखना इसको। कई बार जो है ऐसे तथ्य आपको इंडियन हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वैदिक काल से इसका संबंध रहा है।
और राजस्थान हिस्ट्री में भी पूछे जा सकते हैं ना। तो जो टॉपिक कॉमन हो दोनों पेपरों में उसको विशेष रूप से याद रखना चाहिए, है ना। और वैदिक सभ्यताओं को तो ये जो राजस्थान की जो सभ्यताएं हैं इनको तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड वालों के तो दोनों ही पेपरों में यहाँ से सवाल आने के चांसेस हैं, है ना। इसलिए बहुत बढ़िया तरीके से और राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं को हमें पढ़ना है, ठीक है। एक बात हो गई ये। विद्यार्थी बात करें हम उत्तर वैदिक काल की, है ना, उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, ठीक है। तो इसकी क्या विशेषता है कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है लोहा खोजा गया था भारत में, और चूंकि बैराट से भी बहुत सारे जो है लोह उपकरण मिले हैं, तो उस आधार पर माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल से भी इसके साक्ष्य मिले हैं, है ना, कि बैराट से लोह उपकरण मिले हैं, लोह उपकरण मिले हैं, बैराट से लोह उपकरण मिले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था हमारे वैदिक कालीन साक्ष्यों में, ये दो ही बातें हैं बस, अच्छे से आप ध्यान रखना। अब देखो वैदिक काल के बाद जो काल आएगा वो हमारा आएगा द्वितीय नगरीय क्रांति, है ना, जिसको हम महाजनपदीय काल भी बोलते हैं। देखो द्वितीय नगरीय क्रांति में 3 टॉपिक हम प्रमुख रूप से पढ़ते हैं। एक महाजनपदों का उदय, दूसरा नवीन धर्मों का उदय, और तीसरा जो आता है मगध का उत्कर्ष आता है। 3 टॉपिक पढ़ते हैं। तो उसमें भी जो नवीन धर्मों का उदय है उसमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म और भी चारवाक दर्शन वगैरह और कई सारे जो आजीवक हैं वगैरह वगैरह उनको हम पढ़ते हैं, है ना। तो अब हम आते हैं महाजनपदीय काल में, है ना। महाजनपदीय काल में मैं थोड़ा सा अलग कलर का पेन इस्तेमाल करूंगा। ये एक टॉपिक हो गया, ये दूसरा हो जाएगा आज टॉपिक, क्या मतलब काल। अब आएंगे हम महाजनपदीय काल में, है ना, महाजनपदीय काल, है ना, महाजनपदीय काल, ठीक है। तो महाजनपदीय काल की क्या क्या विशेषताएं हैं, देखिए। एक तो ये विशेषता मिलती है कि जो 16 महाजनपदों का उल्लेख हमें मिलता है। एक तो वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में। ये 2 ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें हमको 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, जो कि मान्य माने जाते हैं, जो कि प्रमाणिक 16 महाजनपद माने जाते हैं। तो उन 16 महाजनपदों में से एक जनपद जो है मत्स्य जनपद, वो था हमारा बैराट, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। ये जानकारी मिलती है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, मैं रेड पेन का इस्तेमाल करता हूँ। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में हमें जिन 16 की ध्यान रखना, महाजनपद कितने हैं, 16, जिन 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, महाजनपदों की सूची मिलती है, उनमें एक मत्स्य महाजनपद भी था। मत्स्य महाजनपद का नाम भी मिलता है, जिसकी राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी विराटनगर थी, है ना,
इसकी राजधानी विराटनगर थी, ठीक है। ये विराट है ना, विराटनगर थी, ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर थी विद्यार्थियों। ये सवाल भी काफी बार पूछा जाता है। RAS प्री 2016 वाला जो पेपर लगा था 28 अगस्त को, उस पेपर में ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से वो कौन से ग्रंथ हैं जिनसे हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और उसमें 4 ग्रंथों के नाम दे रखे थे, उसमें से ये दोनों ग्रंथ छांटने थे, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, और उस हिसाब से हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उस जमाने में लोगों को पता ही नहीं चला कि ये सवाल कहाँ से पूछ लिया, कितना डेप्थ से पूछ लिया। लेकिन आज ये सवाल कॉमन हो गया है और राजस्थान वाली एग्जामों में भी पूछा जा सकता है ना, और इंडिया वाली में भी पूछा जा सकता है। तो अच्छे से आप ध्यान रखना, ठीक है साथियों। इसके अलावा मैं बात करूं तो महाभारत काल में भी जो है बैराठ का उल्लेख मिलता है। और जब महाभारत काल की हम बात करें तो जो पांडवों को जो अज्ञातवास हुआ था, उसमें पांडवों ने जो अपना अज्ञातवास गुजारा था 1 साल का, वो इसी बैराठ में गुजारा था। और यहाँ की जो जनता थी उसने इनका सहयोग किया था, है ना, पांडवों का। और यहाँ से बैराठ से 58 महाभारत कालीन उपकरण मिले हैं ना, मतलब उपकरण क्या, मतलब शस्त्र मिले हैं ना, जिनसे ये लोग जो है युद्ध वगैरह करते थे, है ना, शस्त्र मिले हैं। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा विद्यार्थियों। दूसरी विशेषता इस काल की महाजनपदीय काल की ही है एक तरीके से। महाभारत काल में महाभारत काल में पांडवों ने अपना 1 वर्ष का अज्ञातवास विराटनगर में गुजारा था। विराटनगर में गुजारा था, है ना। यहाँ की जनता ने पांडवों का सहयोग किया था, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों। और कई बार यहाँ से सवाल बन जाता है कि विराटनगर का उल्लेख जो है या मत्स्य का उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है, तो महाभारत में भी मिलता है ना, अंगुत्तर निकाय में मिलता है, भगवती सूत्र में मिलता है। इस प्रकार से भी वो है ना घुमा फिरा के सवाल पूछ सकते हैं, है ना। यहाँ से मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ से 58 युद्ध उपकरण यहाँ से 58 युद्ध उपकरण महाभारत काल के मिले हैं। महाभारत काल के मिले हैं। कितने मिले हैं? 58 युद्ध उपकरण जो हैं महाभारत काल के मिले हैं विद्यार्थियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारा जो था महाजनपद काल हो गया विद्यार्थियों, ठीक है। महाजनपद काल के बाद हम देखें तो हमारा आ जाएगा अब क्या नाम से मौर्य काल आ जाएगा, है ना। मौर्य काल आ जाएगा, तो मौर्य काल के बारे में भी हमें काफ़ी सारी जानकारी मिलती है ना। तो अगला जो काल आएगा वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा मौर्य काल, है ना। कौन सा लिखेंगे? मौर्य काल, ठीक है। मौर्य काल, है ना। मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल में हमको यहाँ से मैंने एक तो बताया, ये आपको विद्यार्थियों की जो यहाँ से बौद्ध गुफाएं मिली हैं, है ना, जो है बौद्ध गुफाएं मिली हैं और बौद्ध विहार मिले हैं, है ना। और इन बौद्ध गुफाओं से जो है हमको स्वर्ण मंजूषा मिली है।
स्वर्ण मंजूषा, जिसमें महात्मा बुद्ध की जो है जो कुछ अस्थि अवशेष थे वो मिले हैं उस मंजूषा से, है ना। इसके अलावा यहाँ से मौर्य काल के अशोक मौर्य के 2 अभिलेख भी मिले हैं, है ना। तो इस प्रकार से कई बातें हैं और भी है। यहाँ से जो है हमें गोल मंदिर मिला है, और क्या नाम से यहाँ से जो है दिगंबर संप्रदाय का, सॉरी ये जो जैनों की जो थी एक संप्रदाय थी जैनों के, जो पार्श्वनाथ जी थे, पार्श्वनाथ जी, उनका यहाँ पे मंदिर मिला है, जो कि जैनों के 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं, उनका मंदिर मिला है। उसके अलावा यहाँ से हमें एक सती शिलालेख भी मिला है मौर्य काल का, जो कि मौर्य काल का क्या मतलब जानकारी कुछ इस प्रकार की मिलती है मौर्य काल की। वैसे उसके अंदर जो सती शिलालेख है उसके वो विक्रम संवत 1743 का है। इसके अलावा शक संवत का भी एक लेख 1509 का मिला है ना, 1509 का मिला है। इसके अलावा यहाँ से जो है कुछ मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं, है ना, मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ से कई सारी चीज़ें मिली हैं, है ना। एक गोल मंदिर भी मिला है, दयाराम साहनी को मिला था गोल मंदिर, और उस मंदिर के अंदर जो स्तंभ थे वो लकड़ी के स्तंभ थे, है ना, और लकड़ी की मूर्तियाँ भी मिली हैं यहाँ से। लकड़ी की मूर्तियाँ, सोचिए आप पहली बार सुन रहे होंगे कि सर लकड़ी की मूर्तियाँ भी बनाए थे ये लोग, है ना। तो ये सारी विशेषताएं थी। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ इस काल में, यहाँ से इस काल के साक्ष्यों में, इस काल के साक्ष्यों में यहाँ से बौद्ध विहार मिले हैं, है ना, बौद्ध विहार, बौद्ध विहार मिले हैं। बौद्ध विहार क्या होता था, बौद्ध भिक्षु जहाँ निवास करते थे ना, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान था विहार, है ना, ठीक है। बौद्ध इस काल के साक्ष्यों में यहाँ से बौद्ध विहार मिले हैं, जिनमें बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। इन विहारों से, इन विहारों से कुछ गुफाएं भी मिली हैं, कुछ गुफाएं भी मिली हैं, इन विहारों से कुछ गुफाएं भी मिली हैं, ठीक है, कुछ गुफाएं भी मिली हैं, ठीक है। और इन गुफाओं से हमें स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है, जिसमें महात्मा बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, है ना। इन गुफाओं से, इन गुफाओं से क्या मिला है, स्वर्ण मंजूषा मिली है ना, स्वर्ण मंजूषा। मंजूषा क्या होता है विद्यार्थियों, मतलब एक तरीके से पेटी होती है ना, संदूक टाइप से होती है ना, सोने की एक संदूक टाइप से मिली है, और उसके अंदर बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, है ना। तो स्वर्ण मंजूषा मिली है ना, स्वर्ण मंजूषा मिली है, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, है ना, जिसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष मिले हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट बात है और आपको अच्छे से ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों में बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ से हमें जो है 2 अभिलेख मिले हैं अशोक के। वो बात मैं कई बार लिख चुका हूँ, लेकिन उसमें एक बात मुझे लिखानी है कि भाब्रू का जो शिलालेख है उसमें अशोक जो है
स्वयं को पियदसी लाजा मगधे कहता है ना, क्या कहता है, पियदसी लाजा मगधे कहता है। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। मौर्य काल की बातें हम पढ़ रहे हैं उसमें कि यहाँ से सॉरी यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। यहाँ से अशोक के 2 शिलालेख मिले हैं। हाँ, भाब्रू शिलालेख, सॉरी आप भी कहेंगे क्या सर भाब्रू लिखना नहीं आता, भाब्रू शिलालेख में भाब्रू शिलालेख में अशोक स्वयं को क्या लिखता है, मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ, स्वयं को पियदसी गाजा मगधे कहता है ना, स्वयं को पियदसी गाजा मगधे, पियदसी गाजा मगधे, पियदसी गाजा मगधे कहता है ना, पियदसी गाजा मगधे कहता है। ठीक है, क्या कहता है, पियदसी गाजा मगधे कहता है। कौन, अशोक कहता है अपने आप को भाब्रू शिलालेख में। ठीक है, भाब्रू शिलालेख बैराट से मिला है, दूसरा भीमसेन की डूंगरी से मिला है। भाब्रू शिलालेख को कैप्टन बर्ट ने 1837 में खोजा था। मैं 2 बार पिछली बार बता चुका हूँ, तीसरी बार अब बता रहा हूँ। और जो दूसरा शिलालेख है वो भीमसेन की डूंगरी से ACL कार्लाइल को 1873 में मिला था। ठीक है, तो ये बात हो गई यहाँ पे। इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे यहाँ से और जो है हमको एक गोल मंदिर मिला है ना, क्या मिला है, गोल मंदिर मिला है, जो कि दयाराम साहनी को मिला था। ये बात भी मैं यहाँ पे अगले पॉइंट के रूप में लिखना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ से एक गोल मंदिर मिला है, गोल मंदिर मिला है ना, किसको मिला था ये दयाराम साहनी को मिला था ना, दयाराम साहनी को है ना, दयाराम साहनी को मिला। ठीक है, दयाराम साहनी को मिला। ठीक है, गोल मंदिर, इस मंदिर में काष्ठ स्तंभ हैं, है ना, लकड़ी के स्तंभ ना, काष्ठ स्तंभ मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, काष्ठ स्तंभ मिले हैं विद्यार्थियों। लकड़ी के खंभे, आप सोचिए लकड़ी के खंभे बनाए होंगे उन्होंने, किस प्रकार से बनाए होंगे, और उस जमाने में बनाए थे, आज भी मिल रहे हैं। क्या कमाल की वो लकड़ी रही होगी जो आज मिली है हमें, है ना। इसके अलावा लकड़ी की मूर्तियां भी मिली हैं यहाँ से, है ना। तो हम एक बात और लिख देंगे, यहाँ से काष्ठ मूर्ति सॉरी ओहो सॉरी प्यारे विद्यार्थियों, आप भी कह रहे होंगे सर इलाज तो लेते नहीं है और आ जाते हैं बस, है ना। लेकिन क्या करें, जुकाम का कोई इलाज नहीं है मेरे पास। खांसी और जुकाम मेरे को लगभग जैसे थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होता है हो जाता है ना, उसके अलावा बाकी ठीक है। यहाँ से काष्ठ मूर्ति भी मिली है, ठीक है। एक बात हो गई ये, ठीक है विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ से हमें और क्या क्या मिला है,
और मैं बात करूं पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है ना, पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है ना, पार्श्वनाथ का मंदिर मिला है। इसके अलावा यहाँ से दो प्रकार के 2 लेख मिले हैं, एक सती लेख मिला है, एक सती लेख। सती लेख जो है वो विक्रम संवत 1743 का है ना, सती लेख मिला, ठीक है, सती लेख मिला है। और एक हमें मिला है यहाँ से शक संवत का लेख मिला है, शक संवत का लेख है ना, शक संवत 1509 का लेख भी मिला है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से एक शंख लिपि का लेख भी मिला है, लेकिन वो गुप्त काल का है ना। अभी हम मौर्य काल के साक्ष्य पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे गुप्त काल के साक्ष्य में आएंगे तब मैं लिखाऊंगा कि यहाँ से जो है एक हमें जो है शंख लिपि का लेख भी मिला है, जो कि गुप्त कालीन है, लेकिन उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है ना, आज तक उसे पढ़ा नहीं गया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ से हमें मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं ना। मैं आगे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, इस जगह पे लिख देता हूँ मौर्यकालीन सिक्के, मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं है ना, मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, मौर्यकालीन सिक्के भी मिले हैं यहाँ से। और यहाँ से क्या है ना कि आरंभ में और बुद्ध की मूर्तियाँ नहीं मिलना, यानी कि कोई भी मूर्ति नहीं मिलना, ऐसा दर्शाया जाता है कि संभवतः यहाँ पे और हीनयान का, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का प्रभाव रहा होगा ना, ऐसा एक अनुमान है। आप लिखे तो लिख लें, चलो मैं लिख देता हूँ आरंभ, यहाँ पर मैं सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पर हीनयान शाखा का प्रभाव रहा होगा, हीनयान शाखा का प्रभाव, हीनयान शाखा का प्रभाव रहा होगा। ऐसा क्यों माना जाता है? क्योंकि आरंभ में यहाँ पे कोई प्रकार की मूर्ति नहीं मिली थी, ठीक है। तो ये मौर्यकालीन जो प्रमुख प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों, वो हमने यहाँ पे कर ली। और अब हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, और मौर्य काल के बाद जो मौर्योत्तर काल आता है, जिसमें हम शुंग वंश, सातवाहन वंश, कर्ण वंश, कुषाण वंश, इनको पढ़ते हैं। ये विद्यार्थियों मौर्योत्तर काल में पढ़ते हैं इनको ना। पूर्व गुप्त काल कहें या मौर्योत्तर काल कहें या इसको ब्राह्मण काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उस काल की बात करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और तब तक मैं आता हूँ अगले स्लाइड पे आता हूँ मैं इसको मिटा के, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बैराठ को हम इतना डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ से जो है ना सवाल आने की संभावना लगभग तय है, आप मान के चलिए। बहुत इम्पोर्टेंट है आपके, जैसे फर्स्ट ग्रेड में तो ये टॉपिक जो है दोनों पेपरों में ही है, तो मान के चलिए एक न एक पेपर में तो सवाल जो है कालीबंगा, बैराठ, गणेश्वर और आहड़ से पक्का आएगा सवाल। दोनों पेपरों में कहीं भी मिल जाए, पर यहाँ से सवाल पक्का मिलेगा। सेकंड ग्रेड वाले भी सुने, सेकंड ग्रेड वाले भी इन 4 स्थलों को स्पेशली पढ़ें, क्योंकि यहाँ से सवाल आने की संभावना प्रबल है ना। तो अब हम आते हैं, हम यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, मौर्योत्तर काल के डाल देते हैं, मौर्योत्तर काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल, मौर्योत्तर काल को विद्यार्थियों ब्राह्मण काल भी बोलते हैं ना, ब्राह्मण काल भी बोलते हैं ना, ब्राह्मण काल, ठीक है। मौर्योत्तर काल को ब्राह्मण काल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस काल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसमें हम लिखेंगे, एक तो जो पुष्यमित्र शुंग था
उसका ब्राह्मण था, पुरोहित था पतंजलि, है ना। पतंजलि जब पतंजलि महाभाष्य में ये लिखता है कि वह जब अश्वमेध यज्ञ का संपादन कर रहा था तब विराटनगर व मध्यमिका नगरी पर यवनों का आक्रमण हुआ था, है ना। तो वहां पे विराटनगर का जिक्र जो है वो मिलता है। तो मैं यहाँ पे और लिखना चाहूंगा एक फैक्ट, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग, है ना, ये शुंग वंश का शासक था। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण, पुष्यमित्र शुंग का ब्राह्मण कौन था? पतंजलि था, है ना, पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग के ब्राह्मण पतंजलि ने अपने ग्रंथ महाभाष्य में लिखा है कि जब मैं अश्वमेध यज्ञ संपादित कर रहा था, मैं थोड़ा सा पेन बदल लेता हूँ विद्यार्थियों, ये पता नहीं कैसे हो गया है। जब मैं अश्वमेध यज्ञ संपादित कर रहा था उस समय विराटनगर व मध्यमिका, है ना, मध्यमिका आज किसको कहा है? चित्तौड़ के अंदर जो नगरी है, नगरी चित्तौड़ को ना, चित्तौड़ का एक क्षेत्र था, है ना। मध्यमिका पर यवनों का आक्रमण हुआ, है ना। एक बात तो हमें ये मिलती है कि पतंजलि जब पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था विद्यार्थियों, है ना, पुष्यमित्र शुंग ने एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, और इस यज्ञ को संपादित करते समय पतंजलि यह कहता है कि जब मैं यज्ञ संपादित कर रहा था तब यवनों का आक्रमण हुआ था, इसके ऊपर, विराटनगर के ऊपर और मध्यमिका चित्तौड़ के ऊपर, है ना। तो इससे जानकारी मिलती है कि विराटनगर की जानकारी हमें महाभाष्य से भी मिल जाती है। अब देखो विराटनगर की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय हो गया, भगवती सूत्र हो गया, पतंजलि का महाभाष्य हो गया, है ना, एक चौथा ग्रंथ एक और मैंने लिखा है, महाभारत हो गया, है ना। तो 4 ग्रंथ तो अब तक लिखा दिए मैंने, जिनसे जानकारी विराटनगर की मिल जाती है। अशोक के अभिलेखों से जानकारी मिल जाती है ना। तो वहां इस प्रकार से सवाल, कई बार कंसेप्चुअल सवाल पूछ लेते हैं कि विराटनगर की जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत कौन कौन से हैं, फिर उसमें देंगे महाभाष्य है, महाभारत है, अंगुत्तर निकाय है, भगवती सूत्र है ना। 4 दे दिए, फिर नीचे ऑप्शन देंगे 1 2 3 इनसे मिलती है, या 2 3 4 से मिलती है, या 1 2 4 से मिलती है, या 1 2 3 4 से मिलती है। तो आपको 1 2 3 4 सेलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। इस प्रकार के सवाल बनते हैं, बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं ना। तो आप अच्छे से ध्यान रखें विद्यार्थियों। एक बात तो हो गई ये। दूसरी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, तो दूसरी बात ये है विद्यार्थियों कि बैराट से हमें जो है 36 ऐसी मुद्राएं मिली हैं जिनके ऊपर यवनों, जो यवन शासक थे उनके चिन्ह हैं, है ना। हम यानी कह सकते हैं कि 36 यवन मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से जो टोटल तो 36 मुद्राएं मिली हैं, और 36 मुद्राओं में से 28 मुद्राएं ऐसी हैं जिन पर यवनों का अंकन यवनों के जो चिन्ह थे उनका अंकन मिलता है ना। और 28 में से 16 मुद्राएं अकेले मिनांडर की हैं, जो कि यवन शासक था, है ना। और तो 36 में से 28 तो यवनों की हो गई, शेष बची 8 मुद्राएं जो कि आहत मुद्राएं हैं, पंचमार्कड़ मुद्राएं हैं, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे लिखेंगे, काफी महत्वपूर्ण बात है, और लगातार सवाल जो है इन सिक्कों को लेकर यहाँ से किया जाता है। सिक्के कहीं मुद्रा कहीं एक ही बात है ना। तो मैं लिखूंगा कि बैराट से
36 सिक्के 36 सिक्के प्राप्त हुए हैं। मुद्रा के अंदर सिक्के भी आते हैं, नोट भी आते हैं ना, मुद्रा में सिक्के और नोट दोनों आते हैं ना। तो 36 जो सिक्के मिले हैं विद्यार्थियों, इन 36 सिक्कों में से मैं आपको बताऊं तो 36 में से 28 सिक्के जो हैं, 28 सिक्कों पर यवन चिन्ह अंकित हैं, यवन चिन्ह अंकित हैं, है ना। यानी कि 36 में से 28 सिक्के तो ऐसे हैं जो यवनों के हैं, और इन 28 में से, है ना, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, इन 28 में से 16, है ना, इनमें से 16 सिक्के मेनांडर के हैं, है ना। किनके? मेनांडर के हैं, अकेले मेनांडर के हैं। मेनांडर कौन था? ये यवन शासक था, है ना, अकेले मेनांडर के हैं। यवन लिखते हैं, या यवन की जगह इंडो ग्रीक भी आ सकता है विद्यार्थियों। यवनों को क्या बोलते हैं हम? यवनों को, इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं ना, इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीक या हिंदी में बोले तो हिंद यवन, है ना, हिंद यवन, है ना, हिंद यूनानी, हिंद यवन, इंडो ग्रीक या यवन, है ना, कोई भी शब्द आ सकता है। इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है, ठीक है। किसी भी प्रकार से वो है जो आपको शब्द घुमा फिरा के दे सकता है। देखिए विद्यार्थियों, मेरी जो शब्दावली है वो कि वो पेपर में छपे जरूरी नहीं है, लेकिन भाव नहीं बदलेंगे, तथ्य नहीं बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, है ना। इसलिए क्योंकि मैं तो आसान भाषा में आप तक है जो कंटेंट पहुंचा रहा हूं, ताकि आप अच्छे से समझ सकें, है ना। वरना पेपर सेटर तो पता नहीं कौन सी पुस्तक से सवाल बनाएगा, तो वो कौन सी भाषा इस्तेमाल करेगा हमें नहीं पता है, लेकिन तथ्य नहीं बदलेंगे। 36 28 सिक्के, जैसे यवन शब्द की जगह वो इंडो ग्रीक इस्तेमाल कर सकता है, हिंदी यवन इस्तेमाल कर सकता है, यवन भी इस्तेमाल कर सकता है, या सीधा मेनांडर लिख देगा, है ना। मेनांडर के 16 सिक्के कहाँ से मिले, इस प्रकार से पूछ लेगा, है ना। तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैं करूं, 36 में से 28 सिक्के तो 28 सिक्कों पर यवन चिन्ह मिलता है, और शेष बचे 8 सिक्के पंचमार्कड हैं, पंचमार्कड, है ना, पंचमार्क की लिख देते हैं, पंचमार्क यानी आहत, है ना, आहत हैं, ठीक है। 8 सिक्के कैसे हैं? पंचमार्क हैं, आहत सिक्के हैं, क्योंकि इनके ऊपर इनको ठप्पा मारकर बनाया जाता था, इसलिए इनके ऊपर पंच किया जाता था ना, पंच करना से मुक्का मारना, पंच करके बनाते थे, इसलिए पंचमार्क ना कहते हैं। आहत कर दिया जाता था, यानी किसी को हम पीटे तो वो क्या हो जाता है? आहत हो जाता है, दुखी हो जाता है ना, इस प्रकार से इनको नाम दिया गया है ना। तो ये मौर्योत्तर काल के साक्ष्य हो गए विद्यार्थियों, 2 हमारे, है ना। मौर्योत्तर काल के बाद अब हम हमारा जो काल आता है वो हमारा आता है सीधा गुप्त काल आता है विद्यार्थियों, है ना। तो अब गुप्त काल की ओर चलते हैं। देखो गुप्तकालीन साक्ष्य क्या क्या मिले हैं हमें, गुप्त काल की ओर चलते हैं। बैराट हम पढ़ रहे हैं, बैराट में हमने प्रत्येक काल के साक्ष्य हमको बैराट से मिल रहे हैं। देखो कितना महत्वपूर्ण है ये ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गुप्तकालीन साक्ष्य, ठीक है। ये पेन भी मुझे लगता है कम दिख रहा है, तो मैं इसको रख देता हूँ, मिटा देता हूँ इसको, और ब्लैक और रेड पेन का इस्तेमाल करेंगे हम। यहाँ पे लिखूंगा मैं गुप्तकालीन साक्ष्य, ठीक है। अब देखिए गुप्तकालीन साक्ष्यों की बात करें विद्यार्थियों, तो गुप्तकालीन साक्ष्यों में जो है हमें यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुप्त काल का यहाँ से जो है हमें एक जो है शंख लिपि का एक लेख मिला है, शंख लिपि का लेख, जिसमें जिसे आज तक पढ़ा नहीं गया है ना। शंख लिपि का एक लेख है जो गुप्त काल का है, और उसे आज तक पढ़ा नहीं गया है, ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है, जो गुप्त काल के जो अभिलेख थे
गुप्त काल के जो अभिलेख थे उससे यह जानकारी मिलती है कि जो बैराठ जो था एक व्यापारीय नगर था, है ना, व्यापारीय सभ्यता थी। तो व्यापारीय सभ्यता होने के कारण बैराठ को नगरीय जो है संस्कृति का द्योतक है ये, है ना। तो ये दो बातें हमें गुप्त काल की मिलती हैं। मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ विद्यार्थियों। लिखेंगे पहली तो कि गुप्त अभिलेखों में, गुप्त अभिलेखों में, गुप्त अभिलेखों में बैराठ को, गुप्त अभिलेखों में बैराठ को एक व्यापारीय स्थल के रूप में उल्लेखित किया है ना, व्यापारीय स्थल के रूप में उल्लेखित किया है। अब व्यापारीय स्थल होने के कारण, ये स्थल है ना, व्यापारीय स्थल होने के कारण इसे हम जो है नगरीय संस्कृति का द्योतक है व्यापार होना, क्योंकि व्यापार नगरों में ही किया जाता है, देखते रहना। तो इस पर सॉरी इस प्रकार का अनुमान जो है पुरातत्वविद हमारे लगाते हैं कि ये क्या है, नगरीय संस्कृति का द्योतक है ना, नगरीय संस्कृति का द्योतक, है ना। क्या है, नगरीय संस्कृति का द्योतक है ये, क्या होना, व्यापारीय स्थल होना नगरीय संस्कृति का द्योतक है। इसके अलावा मैं बात करूं एक और फैक्ट की, तो यहाँ से शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं, जो कि गुप्तकालीन हैं, जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है, जिन्हें आज तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है विद्यार्थियों, यहाँ से शंख लिपि के साक्ष्य मिले हैं जो कि गुप्तकालीन है और जिनको आज तक पढ़ा नहीं गया है ना, आज तक पढ़ा नहीं गया है। तो ये गुप्त काल की बातें हो गई विद्यार्थियों। ठीक है, गुप्त काल में इतना ही है। इसके बाद हम आए सीधा हर्षवर्धन काल पे। तो हर्षवर्धन काल के बारे में भी हमें थोड़ी सी जानकारी ये मिलती है कि हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री वेनसांग आया था, जिसने अपना यात्रा वृत्तांत सीयूकी लिखा। सीयूकी में वो लिखता है कि उसने जो है बैराठ की यात्रा की थी। बैराठ को वो पारियात्र लिखता है ना, बैराठ को क्या लिखता है, पारियात्र लिखता है। और उसने यहाँ पे जो है 8 बौद्ध विहार देखे और उसने कहा कि जब तक वो यहाँ पे आया था बैराठ का जो है पतन हो चुका था, है ना। तो ये बात हम यहाँ पे हर्षवर्धन काल में लिखेंगे। एक ही बात है हर्षवर्धन काल की। तो मैं यहाँ पे हेडिंग डालता हूँ हर्षवर्धन काल, है ना, हर्षवर्धन काल। ठीक है, हर्षवर्धन काल। ठीक है, हर्षवर्धन काल, ये देखो क्रम से चलते आ रहे हैं ना। सबसे पहले हम इतिहास में पाषाण काल पढ़ते हैं, पाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण काल, है ना। ताम्र पाषाण काल के बाद हमारा कांस्य काल आ जाता है, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बाद में हम जो है लोह काल पढ़ते हैं, है ना। कांस्य काल के बाद लोह काल पढ़ते हैं। लोह काल में वैदिक सभ्यता आ जाती है। वैदिक सभ्यता के बाद में हम जो है द्वितीय नगरीय क्रांति पढ़ते हैं, है ना। द्वितीय नगरीय क्रांति के अंदर भी हम 3 टॉपिक पढ़ते हैं, नवीन धर्मों का उदय, मगध का उत्कर्ष और महाजनपदीय काल, है ना। फिर उसके बाद मगध को पढ़ते हैं, यानी कि मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल के बाद में फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है, जिसको हम ब्राह्मण काल भी बोलते हैं, पूर्व गुप्त काल भी बोलते हैं। फिर हमारा गुप्त काल आ जाता है ना, फिर हमारा गुप्त काल आ जाता है। और गुप्त काल के बाद में जो है हमारा हर्षवर्धन काल आ जाता है। हर्षवर्धन के काल हमारा राजपूत काल आ जाता है और राजपूत काल के बाद हमारा जो है
मध्यकालीन भारत स्टार्ट हो जाता है। मध्यकाल में फिर सल्तनत काल आ जाती है। सल्तनत काल के बाद फिर हमारा जो है सल्तनत काल में कई वंश चलते हैं, जिसमें गुलाम वंश आ जाता है, फिर ना खिलजी आ जाता है ना, और सैयद आ जाता है, लोधी आ जाता है ना। उसके बाद सल्तनत वंश खत्म होता है, मुगल वंश आ जाता है, मुगल खत्म होते तो अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज के बाद फिर वापस हमारा लोकतंत्र प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार से पूरी जो कालक्रम है, मैंने इसको बोल के सुना दिया है, आप पॉज कर करके और अपनी कॉपी में एकदम क्रम से लिख देना, ताकि विद्यार्थियों आपको ये जो एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपका क्लियर हो जाएगा। आपको इतिहास पढ़ने में फिर मजा आएगा, पूरी चीजें क्रम से रहेंगी तो आपको बहुत अच्छे से याद होंगी। एक बार आप 5 मिनट की मेहनत है, पॉज कर करके लिखना, और फिर आप इसको पढ़ोगे ना, पूरे इतिहास को, इस वाले को पढ़ोगे ना, बड़ा मजा आएगा आपको, पूरी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आएंगी। क्रमबद्धता का क्या महत्व है आपको तब पता चलेगा जब आप एक बार इसको याद कर लोगे, है ना। तो पॉज करके लिख लेना, क्योंकि ये यहाँ पे मतलब इंडियन हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, वरना मैं पूरा एकदम कालक्रम पढ़ाता हूँ पहले और उसके बाद ही आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो हर्षवर्धन काल की क्या बातें हैं मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि हर्षवर्धन के काल में हर्षवर्धन ये 600 करीब 9 में शासक बना था, 647 में इसकी डेथ हुई थी, है ना। हर्षवर्धन के काल में एक चीनी यात्री वेनसांग, है ना, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता है ना। वेनसांग वेनसांग भारत आया, वे अपना यात्रा वृतांत का नाम है CUकी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आजकल इस प्रकार के सवाल जो है पूछने बंद कर दिए बोर्ड ने। यू और की कहलाता है ना। अपना यात्रा वृतांत CUकी नाम से लिखा, CUकी नाम से लिखा, है ना, CUकी नाम से लिखा। वेनसांग ने इसमें लिखा है कि इसमें, यानी कि अपने याद CUकी में लिखा है कि वह बैराठ, है ना, बैराठ को वो क्या बोलता है, पारियात्र लिखता है ना, क्या लिखता है, ये शब्द पूछते हैं पारियात्र, या जो है वेनसांग ने बैराठ को क्या नाम दिया, पारियात्र नाम दिया, कि वह बैराठ की यात्रा पर आया था, है ना, पारियात्र की यात्रा पर, बैराठ की यात्रा पर आया था, वे यहाँ पर 8 बौद्ध विहार देखे थे, 8 बौद्ध विहार देखे तथा इस नगर का पतन हो गया था, तथा इस समय इस नगर का पतन हो गया था, तथा इस समय इस नगर का जो है पतन हो गया था। ये बात बताते हैं हमें वेनसांग बताते हैं, ठीक है। तो हर्षवर्धन काल के जो जानकारी है विद्यार्थियों, वो हमें ये इतनी सी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके साथ जो है हमारा जो प्रमुख बातें थी वो यहाँ पे हो जाती हैं। मैं मुगल काल की ओर बात करूंगा। मुगल काल जो है उसकी बात और करेंगे थोड़ी सी, 1-2 फैक्ट हैं अच्छे से हैं, है ना। मुगल काल, ठीक है। मुगल काल की स्थापना कब हुई थी, 1526 में। किसने की थी स्थापना, किसने किसको पराजित करके की थी, ये आपसे मेरा सवाल है। राजस्थान की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं वो बताएंगे। मुगल काल की स्थापना बाबर ने की, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन कब की थी, 1526 में की थी। किसे पराजित की थी, किसे पराजित करके की थी, ठीक है, ये आप बताना मेरे को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि मुगल काल का एक शासक हुआ था अकबर,
अकबर ने बैराठ में एक तो सिक्के डालने की टकसाल स्थापित की थी, और जयपुर का एक शासक था मान सिंह कछवाहा, उसने अकबर के लिए यहाँ पे एक जो है भवन बनवाया था, निवास भवन जो है, निवास भवन क्या एक हाँ मतलब अकबर के रहने के लिए बनवाया था, जिसको मुगल दरवाजा के नाम से बोलते हैं ना, मुगल दरवाजा बनवाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा अकबर ने यहाँ पर एक टकसाल क्या होती है, जहां पे सिक्के डाले जाते हैं ना, टकसाल स्थापित की थी। ठीक है, टकसाल स्थापित की थी, और मान सिंह कछवाहा ने यहाँ पर क्या बनवाया था, मुगल दरवाजा बनवाया था। ठीक है, मुगल दरवाजा बनवाया था। ठीक है, मानसिंह कछवाहा ने यहाँ पर क्या बनवाया था, मुगल दरवाजा बनवाया था। तो ये बातें हो जाती हैं विद्यार्थियों हमारे यहाँ पे जो है मुगल काल की, है ना। और इस प्रकार से जो है हमारा बैराठ कंप्लीट हो जाता है विद्यार्थियों, है ना। बैराठ के बारे में जो जानकारी मिलती है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं दशरथ शर्मा है, और गोपीनाथ शर्मा है, दयाराम साहनी है ना। ये तीनों लोग ऐसी बात बताते हैं कि जो बैराठ का पतन हुआ था वो यवन शासकों के आक्रमण के कारण हुआ था। यवन शासकों में भी वो लोग मिनांडर का नाम लेते हैं कि जब मिनांडर का जो है मिनांडर क्या मिहिर कुल का जो आक्रमण हुआ था, हाँ मिहिर कुल का आक्रमण की बात बताते हैं। और मिहिर कुल जो था वो हूण शासक था, है ना। हूण शासक मिहिर कुल ने आक्रमण किया और तब जो है बैराठ का पतन हुआ, ऐसा दयाराम साहनी, गोपीनाथ शर्मा और एक हमारे और हैं दशरथ शर्मा। ये तीन लोग जो हैं बैराठ का पतन किस लिए बताते हैं, हूण आक्रमण को बताते हैं। और हूण आक्रांता संभवतः मिहिर कुल रहा होगा, संभवतः है ना, एग्जैक्टली उन्होंने नहीं कहा। तो मैं थोड़ी सी जगह है यहाँ पे, इसमें मैं लिख देता हूँ, आप जो है इसके नीचे लिखना, है ना, क्योंकि मेरे ये बोर्ड पूरा हो गया है तो अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बॉक्स बना के और लिखना चाहूँगा, बैराठ का पतन हूण आक्रमण में कौन था, मिहिर कुल था ना, आक्रमण करने वाला, है ना, मिहिर कुल हूण आक्रमण से हुआ, है ना। बैराठ का पतन हूण आक्रमण से हुआ। हूण आक्रांता संभवतः मिहिर कुल था, है ना, संभवतः लगा देना, ठीक है, डेफिनेटली बात नहीं कहते ये लोग, है ना। तो अब ये ऐसा मत कौन कौन देते हैं वो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। ऐसा मत देने वाले हैं, एक तो हमारे दशरथ शर्मा साहब हैं, है ना, दशरथ शर्मा जिन्होंने अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक लिखी थी। दूसरा गोपीनाथ शर्मा, इन्होंने भी कई पुस्तकें लिखी, राजस्थान का इतिहास नाम से लिखी, राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास लिखी, इसके अलावा राजस्थान के जानकारी के प्रमुख स्रोत लिखी। ये तीनों पुस्तकें तो मेरे पास अभी हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। राजस्थान का जो इतिहास है मैं वहीं से पढ़ा रहा हूँ आपको ना, गोपीनाथ शर्मा जी की पुस्तक से। और इसके अलावा दयाराम साहनी का नाम भी इसमें आता है ना, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। तो ये था हमारे प्यारे साथियों बैराठ को हमने बिल्कुल जितना विद्यार्थियों में डिटेल में जा सकता था उतना गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, आपने ले लिया होगा, ठीक है। तो ये था विद्यार्थियों हमारा बैराठ, और बैराठ को हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, एकदम 360 डिग्री अध्ययन कर लिया है। अब हम एक आधा स्थल और कर लेते हैं, फिर हम अगली क्लास में ये जो प्राचीन सभ्यता स्थल हैं वो हम पूरा कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसे बेहतरीन तरीके से पढ़ना, बार बार पढ़ना, बैराठ से सवाल आने की संभावना जो है विशेष अधिक है, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है।
तो अब अगला जो हम स्थल पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वो हम पढ़ेंगे नगरी चित्तौड़ के बारे में, जो कि हमारे राजस्थान का खोजा गया प्राचीनतम स्थल माना जाता है ना, नगरी चित्तौड़ को। ठीक है, राजस्थान का खोजा गया प्राचीनतम स्थल है वो, है ना। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा अन्य प्रमुख स्थल के नाम से, और फिर हम लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, अन्य प्रमुख स्थल, है ना। अब अन्य प्रमुख स्थलों में एक नंबर पे आप डाल दें नगरी चित्तौड़गढ़, नगरी चित्तौड़गढ़, ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का पहला स्थल। अब इसकी देखो खोज कब हुई थी, मैं बताऊं, इसका जो खोज और उत्खनन का काम है, मैं उत्खनन लिखूं यहाँ पे, उत्खनन जो किया था विद्यार्थियों 1872 में कार्लायल साहब ने किया था ना, कार्लायल ने, है ना, कार्लायल ने, ठीक है, कार्लायल ने। राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल, है ना, राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल है ये ना, राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल जिसका उत्खनन किया गया, है ना, जिसका ये उत्खनन सही कर लेना, सॉरी, जिसका उत्खनन किया गया। ठीक है विद्यार्थियों, ये बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, नगरी चित्तौड़गढ़ जो है इसकी खोज और उत्खनन दोनों ही है, कार्लाइल ने प्रारंभ कर दिए थे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे जो है भंडारकर है, और जो है एएसआई ने भी यहाँ पे उत्खनन का काम किया था ना, भंडारकर महोदय ने किया था। और जो भारतीय पुरातत्व विभाग है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, उसने भी यहाँ पे उत्खनन का काम किया था। और डॉक्टर सुंदर राजन का नाम भी जो है हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात भी मैं जो है आपको यहाँ पे लिखाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे जो उत्खनन का जो काम किया, उत्खनन कार्य जो किया, वो एक तो किया 1904-05 में भंडारकर महोदय ने, है ना, भंडारकर महोदय ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1914-15 में किया डॉक्टर सुंदर राजन ने। ठीक है, डॉक्टर सुंदर राजन ने किया। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं 1962 में तो एएसआई ने किया। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किया था। ठीक है, उत्खनन का काम इन लोगों ने किया यहाँ पे। अब यहाँ से जो है राजस्थान का प्राचीनतम सभ्यता स्थल हो गया, उत्खनन हो गया, खोज हो गया, नगरी चित्तौड़ में है ये। अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, मैं कुछ साक्ष्यों की बात कर लूँ यहाँ पे विद्यार्थियों। साक्ष्य जो मिले हैं उसमें हम बात करें तो यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं उसमें एक तो मिली हैं हमको अलंकृत ईंटें मिली हैं, है ना, क्या मिली हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं। ठीक है, अलंकृत ईंटें मिली हैं। और जो है यहाँ से कुएं की साक्ष्य मिले, कुआं मिला है ना, कुएं मिले हैं। ठीक है, कुएं मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से जो गुप्तकालीन मंदिर थे, वैष्णव मंदिर, उसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, गुप्तकालीन मंदिर, अधिकतर वैष्णव मंदिर बने थे, तो उसके साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, वैष्णव मंदिर, है ना, मिले हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी विद्यार्थियों जो हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक और पढ़ लेते हैं, नगरी चित्तौड़गढ़ हो गया। अब हम भीनमाल और पढ़ लेते हैं। भीनमाल जो है जालोर में पड़ता है भीनमाल, उसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। और भीनमाल से हमको एक तो शक शासकों के सिक्के मिलते हैं, और एक हमें जो है रोमन एम्फोरा और एक दुहत्थी सुराई के साक्ष्य मिलते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, कई बार पूछा भी जाता है भीनमाल से, है ना। तो ये बात आपको जो है आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है।
किसमें? एक नंबर हो गया नगरी चित्तौड़गढ़। दूसरा नंबर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहाँ पे थोड़ी जगह है, भीनमाल जालोर। भीनमाल जालोर, ठीक है। ये भीनमाल जालोर वही है जिसमें महाकवि माघ का जन्म हुआ था। महाकवि माघ जिसने शिशुपाल वध जैसे ग्रंथ की रचना की थी, है ना, ठीक है। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त का संबंध भी यहीं से रहा है, जिसने ब्रह्मस्फुट सिद्धांति का ग्रंथ लिखा, खंडन खाद्य लिखा, है ना, कई सारी चीजें हैं। तो भीनमाल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, ठीक है। भीनमाल की जानकारी हमें जो है वेनसांग भी देता है। वेनसांग भीनमाल को पीलो मोलो लिखता है ना, तो मैं ये बात लिखूंगा यहाँ पे। सबसे पहले तो इसका उत्खनन की बात लिखूं मैं। उत्खनन जो किया वो 1900 जो है 53-54 में किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल ने किया, है ना, जिसको हम RC अग्रवाल भी कहते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल, ठीक है। एक बात हो गई ये रतन चंद्र अग्रवाल। और हम वेनसांग ने इसको क्या कहा? वेनसांग ने इसे पीलो मोलो लिखा है ना, पीलो मोलो लिखा है, ठीक है। वेनसांग ने इसको पीलो मोलो लिखा है, ठीक है। आप ध्यान रखना, ये काफी बार पूछते हैं पीलो मोलो ना, मतलब बैराट को पारियात्र और भीनमाल को पीलो मोलो लिखा है, ठीक है, वेनसांग ने। और यहां से साक्ष्य क्या मिले हैं? साक्ष्य की बात करूं मैं, साक्ष्य, तो साक्ष्य में एक तो जो है शक शासकों के सिक्के मिले हैं, शक शासकों के सिक्के, है ना, शक शासकों के सिक्के मिले हैं। और दूसरा जो साक्ष्य मिला है विद्यार्थियों, यहां से एक रोमन एम्फोरा मिला है, रोमन एम्फोरा। ये रोमन एम्फोरा क्या होता है? मतलब जो अपने यहाँ पे जो रामधारा टाइप का नहीं होता, रामधारा जिसमें एक टोंटी लगी रहती है और उसमें पानी डालते हैं, फिर वो उसे पानी पीते हैं ना, तो इसमें कोई द्रव्य रखा जाता था और रोमन एम्फोरा उसको बोला जाता था, ठीक है। एक तो रोमन एम्फोरा और दुहत्ती सुराही मिली है ना, दुहत्ती सुराही, है ना, ये दो साक्ष्य यहां से मिले हैं, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये था हमारा कुछ प्रमुख बातें जो हमने यहाँ से पढ़ी। अब हम अगले क्लास में जो है अगली क्लास में अन्य साक्ष्यों को हम पढ़ लेंगे और इसी के साथ हमारा जो सभ्यताओं वाला पोर्शन है वो पूरा हो जाएगा विद्यार्थियों। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने जो है हमने यहाँ से इन सभ्यताओं को पढ़ लिया है विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से पूरा हो जाता है। एक चीज और मैं लिखाना चाहूंगा, नगरी चित्तौड़ में यहाँ से लेख युक्त शिलाएं भी मिली है ना, लेख युक्त शिलाएं, ठीक है, लेख युक्त शिलाएं भी यहाँ से मिली हैं। ये जो कुएं मिले हैं ये चक्राकार है ना, कुएं कैसे हैं? चक्राकार। वैसे कुआं होता है चक्राकार है, लेकिन फिर भी चक्राकार कुएं मिले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज की क्लास का सेशन जो पूरा हुआ। अब हम अगली क्लास में अन्य स्थलों को पूरा पढ़ देंगे विद्यार्थियों, ठीक है। तब तक लिखिए, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।